हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो ये इस एफएफ का लास्ट एपिसोड है। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस लास्ट एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग को मॉर्निंग सिकनेस हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। हालांकि ये सब कुछ वो पहले भी फेस कर चुका है युआन के साथ, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला बात है और जिसको होता है उसे ही पता है कि ये कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है इससे। तो विंग इसे फेस कर रहा था और उसी के साथ एंजॉय भी कर रहा था अपनी प्रेगनेंसी को। और अब लैन शिचैन और याली का शादी भी फिक्स हो गया था और उनका शादी होने ही वाला था। मैरिज की सारी तैयारियों में विंग को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था और इससे विंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि क्यों उसे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, जब वो कोई भी काम नहीं कर सकता। अभी तो वो सारा काम कर सकता है और हाँ, उसे थोड़े बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट इतना भी नहीं। वो कोई पुतला थोड़ी है जो उसे ऐसे बैठा कर रखे हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट उसके फीलिंग्स को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सब एकदम स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे कि विंग कुछ भी ना करे। तो अल्टीमेटली उसे कोई भी काम नहीं करने दिया गया था। शादी के दिन भी वो मुंह फुलाकर पूरा शादी से पहले तक बैठा हुआ था। फिर जब याली के पास उसे ले जाया गया, जब विंग ने याली को देखा, तब उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। उसकी शजीयत बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा। याली विंग के सामने अपनी ड्रेस को दिखाते हुए कह रही थी, आशन देखो ये अच्छा है ना। विंग तुरंत अपना सर हाँ हाँ में हिला देता है और फिर खुशी से अपने शजीये को गले लगा लेता है। वो खुश है कि उसके शजीये उसके साथ ही रहने वाले हैं। हालांकि लैन शिचैन और यानली गुस्सू में रहने वाले हैं, बट फिर भी वो लोग एक ही फैमिली में हैं, जिससे सोचकर ही विंग को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। और साथ में विंग थोड़ा इमोशनल भी है। विंग सिर्फ अकेला नहीं है, मैडम यू, जियांग फैमिया और जियांग चैंग ये लोग भी इमोशनल है। वहाँ पर एक छोटा मोटा इमोशनल सीन हो गया जिसे एक सर्वेंट ने आके डिस्टर्ब कर दिया था। एक्चुअली वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट ब्राइड को ले जाने के लिए कहा जा रहा था। इसलिए सभी अपने आंसुओं को पोंछते हैं और फिर जियांग फैमिया कहते हैं, चलो चलो आज का दिन खुशियों का है, ना कि रोने धोने का। सब अपने आंसुओं को पोंछो। ये कहते हुए जियांग फैमिया खुद यानली के आंसुओं को पोंछ देते हैं और फिर यानली के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहना। फिर जियांग फैमिया खुद यानली के वेल को लेते हैं और उसके फेस को ढक देते हैं और उसके बाद यानली के हाथ को पकड़ के आगे ले जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे विंग, जियांग चैंग और मैडम यू आ रहे थे। यहाँ से हमें वेडिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंटर में लैन शिचैन खड़े थे। उनके सामने एक एल्डर खड़े थे जो वेडिंग को करवाने वाले थे और लैन शिचैन का नज़र एकदम गेट पर था, जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। विंग इस बीच वांगजी के पास आके बैठ गया था और जंगशा और मैडम यू भी अपने अपने सीट पर आके बैठ गए थे। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, डोंट वरी विंग, ब्रदर हमेशा तुम्हारी शजीये को खुश रखेंगे। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वो सब गेट की तरफ देखने लगे। गेट अब पूरी तरीके से खुल गया था। यानली जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग रोब में था, उसका फेस एक नेट के वेल से ढका हुआ था, जिससे उसका फेस दिख रहा था। यानली का नज़र सीधा स्टेज पर गया था, जहाँ पर उसका ग्रूम खड़ा था, लैन शिचैन, उसका पार्टनर। ये सोचते ही यानली के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे, बट उसने खुद को संभाला और अपने फादर के हाथ को टाइटली पकड़ा। फिर जियांग फैमिया यानली को लेकर अंदर आ गए। वो धीरे धीरे यानली को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। यानली और लैन शिचैन जो एक दूसरे को देखे जा रहे थे, उनका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। एक दूसरे को पाने का खुशी हो रहा था उन्हें। एक नया सफ़र शुरू करने का एक्साइटमेंट और साथ में थोड़ा सा नर्वसनेस, सब मिलाकर फीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब जियांग फैमिया यानली को लेकर स्टेज पर पहुंच गए थे। उन्होंने यानली का हाथ लैन शिचैन के हाथ में दिया और फिर लैन शिचैन को
कहा कि हमेशा यानली का ध्यान रखना। यानली उनका बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची। लैन शिनचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, वो हमेशा यानली का टेक केयर करेंगे। फिर उनका शादी शुरू हो गया, सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए और शादी के बाद एक दूसरे को बो करके वाइन भी पिला दिया गया था। फिर शुरू हुआ सारे बड़ों का आशीर्वाद लेना, मतलब सारे बड़ों को बो करना और उनसे गिफ्ट लेना, ब्लेसिंग्स लेना। ये सब होने के बाद कुछ और रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि अब सारे गेम्स के रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे, जिसमें से एक गेम ये है जहाँ पर यानली मतलब ब्राइड अपने बुके को, अपने फ्लावर बुके को अपने पीछे फेंक कर मारती है और उसे कोई भी अनमैरिड पर्सन कैच कर लेता है, ऐसा कुछ, जो कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो वेडिंग है उसका कोई भाग नहीं है। हालांकि चाइनीज़ ट्रेडिशनल वे जो मैरिज होता है वहाँ पर मैरिज के टाइम पर बुके होता है ब्राइड के हाथों में, बट उसे ऐसे थ्रो नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर सब मस्ती के लिए ये गेम खेल रहे थे। अब यानली ने अपने बुके को पीछे थ्रो कर तो दिया था और उसके साथ वो बुके जाके निये हुएसांग के हाथ में पड़ा था। निये हुएसांग हैरान परेशान दोनों ही था, वो वहाँ पर गया ही नहीं था, वो बस साइड में चेयर पर बैठा हुआ था और वो गुस्से में था। हाँ, वो मैरिज में एंजॉय कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और अभी फ़िलहाल वो गुस्से में था। जितने भी लोग यानली के पीछे खड़े थे बुके को पकड़ने के लिए, वो सभी उदास हो गए, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि बुके उनमें से किसी को मिले, इसीलिए तो वो वहाँ पर खड़े थे, बट बुके उनमें से किसी को नहीं मिला। लेकिन जिसे मिला है वो खुश नहीं था। हाँ, निये हुएसांग खुश नहीं था, उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया था। निये हुएसांग उस बुके को पकड़ के बार बार घूर रहा था सोंगलैन को, और सोंगलैन बेचारा क्या ही करे, वो फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों ही आया रिलेशन में, उसे आना ही नहीं चाहिए था। ये मुसीबत, मतलब रिलेशन ही मुसीबत है, निये हुएसांग नहीं। निये हुएसांग और सोंगलैन के बीच थोड़ा परेशानी चल रहा है। असलियत में सोंगलैन अभी शादी नहीं करना चाहता, वो अभी रिलेशन को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन निये हुएसांग ऐसा नहीं चाहता, वो शादी करना चाहता है। इसको लेकर उनके बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और हम सभी को पता है कि निये हुएसांग कितना ज़्यादा, मतलब छोटे से छोटे चीज़ों को लेकर भी वो कितना सीन क्रिएट कर देता है, उसके लिए कितना बड़ा इशू बन जाता है। तो यही निये हुएसांग के साथ हुआ। सोंगलैन ने बस निये हुएसांग से कहा था कि मुझे वक्त दो, मैं बस हमारे रिलेशन को और भी अच्छी तरीके से ले जाना चाहता हूँ और हमारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम थोड़े दिन बाद शादी करेंगे या फिर थोड़े वक्त बाद शादी करेंगे। लेकिन इस सिंपल से बात को निये हुएसांग ने एक बड़ा सा इशू बना दिया था, कुछ ऐसा कि वो रोने धोने लग गया था और उसने कहा कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुम बहुत ही घटिया अल्फा हो। ऐसे सोंगलैन को हज़ारों बात उसने सुना दिया था और अब निये हुएसांग सोंगलैन से बात ही नहीं कर रहा था। सोंगलैन पूरा कोशिश कर रहा था निये हुएसांग के गुस्से को शांत करने का, निये हुएसांग को मनाने का, समझाने का, बट सोंगलैन को निये हुएसांग बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब सोंगलैन इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। उसे समझ में आ गया है कि वो निये हुएसांग के लिए क्या फील करता है, इसलिए सोंगलैन अपने सीट से उठा और सीधा निये हुएसांग के पास जाने लगा। निये हुएसांग पहले तो इस बात को नॉर्मली लेता है कि हाँ, वो ज़रूर यहाँ वहाँ कहीं जाने वाला है, लेकिन जैसे जैसे सोंगलैन उसके करीब आ रहा था और सोंगलैन के आंखों में देखकर निये हुएसांग को ये महसूस हो रहा था कि सोंगलैन उसी के पास आ रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है। तो निये हुएसांग का पसीना ही छूट गया, क्योंकि उसके पास में ही, मतलब ठीक उसके पास में निये मिंजू बैठे हुए हैं। निये मिंजू जो अभी कुछ खा रहे थे और सामने बैठे एक इंसान से बातें कर रहे थे। निये हुएसांग घबरा गया, उसके अंदर डर बैठ गया था, पता नहीं अब क्या होने वाला है, सोंगलैन यहाँ पर क्यों आ रहा है, यही निये हुएसांग का दिमाग समझ नहीं पा रहा था। उतने देर में सोंगलैन आ चुका था निये हुएसांग के पास और वो मतलब आसपास नहीं देखता, वो बस निये हुएसांग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। निये हुएसांग जो चेयर पर बैठा हुआ था वो हैरानी से सोंगलैन को देखता है। सोंगलैन
निये हुएसांग के सामने जैसे ही घुटनों पर बैठा ना, पास में निये मिंजू जो बैठे हुए थे वो भी चुप हो गए थे। उनका नज़र भी सॉन्गलैन पर गया था और आसपास मतलब पूरे मैरिज हॉल का माहौल एकदम शांत हो गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सभी क्यूरियोसिटी, हैरानी सब के साथ देख रहे थे निये हुएसांग और सॉन्गलैन को। सॉन्गलैन ने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी नर्वसनेस के निये हुएसांग से पूछा, हुएसांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? एज अ ओमेगा मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और मैं तुम्हें हमेशा पैम्पर करूँगा, आई प्रॉमिस। विल यू मैरी मी हुएसांग? हुएसांग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो उठकर खड़ा हो गया और उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया। वो इतना हैरान हो गया था कि पूछो ही मत। ये सुनने के लिए उसका कान तरस गया था, लिटरली। वो कब से तो यही सुनना चाहता था, लेकिन जब आज सच में सॉन्गलैन ये कह रहा है तो निये हुएसांग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बात को प्रोसेस करे, मतलब कैसे वो रिएक्ट करे, यही उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर लगा निये हुएसांग को सब कुछ समझने में और फिर उसका नज़र धीरे धीरे अपने ब्रदर पर गया। निये मिंजू जो पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता था, मतलब जो सॉन्गलैन और निये हुएसांग का रिलेशन है ना, इसके बारे में उन्हें पता था, बट उन्होंने इस बारे में निये हुएसांग से कोई बात नहीं किया था। पहला रीज़न ये है कि सॉन्गलैन उन्हें पसंद है। एज अ निये हुएसांग का अल्फ़ा उन्हें सॉन्गलैन बहुत ही पसंद है और उन्होंने ही तो सॉन्गलैन को पसंद किया था, फिर डेट फिक्स किया था, फिर जाके वो लोग मिले थे। तो उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उनके चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन था। वो निये हुएसांग का जवाब जानना चाहते थे। साथ में सारे लोग जो अभी भी हैरानी से उन्हें देख रहा था, वो भी अब निये हुएसांग का आंसर जानना चाहते हैं। सॉन्गलैन ने एक बार फिर पूछा, हुएसांग विल यू मैरी मी प्लीज़? हुएसांग ने अब अपना सर हाँ में हिला दिया और सॉन्गलैन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सॉन्गलैन ने अपने पहने हुए एक रिंग को उतारा और निये हुएसांग के उंगली पर पहना दिया, जो कि थोड़ा सा ढीला था बट अब भी सिचुएशन के लिए सही था। निये हुएसांग के उस हाथ पर सॉन्गलैन ने किस भी किया था और फिर सब ताली बजा रहे थे। मतलब ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था। यहाँ पर एक शादी हो रहा था और उसके बीच प्रपोज़ किया गया किसी को और एक्सेप्ट भी हो गया था, तो सब दुगना खुश थे। साथ में विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और वांग जी, जिसे अब जाके समझ आ रहा था कि कुछ दिनों से सॉन्गलैन क्यों परेशान था, शायद उनके बीच कुछ हुआ होगा, उससे अब थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा था क्योंकि वो भी मैरिड है। विंग भी कभी कभी मूड स्विंग्स के चलते ना वांग जी से झगड़ा कर लेता है, बट वांग जी समझदार इंसान है, वो ऐसे गुस्सा नहीं होता, वो बहुत ही समझदारी से काम लेता है और उसे पता है कि इस टाइम पर ओमेगास को कैसा फील होता होगा, ओमेगास कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उनका खुद का जो बॉडी है वो सही से काम नहीं करता है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम ना बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इनबैलेंस हो जाते हैं, इसके चलते मूड का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता। कभी रोना आता है, कभी गुस्सा आता है बेवजह, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कभी बेवजह बस ऐसा लगता है कि झगड़ो। और विंग भी ऐसा ही कुछ कर रहा था। तो वांग जी समझता है कि प्रेगनेंसी हो या फिर कुछ नॉर्मल टाइम, ओमेगास का मूड थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, जो अल्फाज को समझना चाहिए। बट विंग को हजम नहीं हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं था, वो खुश था, लेकिन एज अ बेस्ट फ्रेंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। निये हुएसांग ने ये कैसे कर लिया? उसका बेस्ट फ्रेंड उसके ही पीठ पीछे उसके हस्बैंड के सेक्रेटरी के साथ रिलेशन में था और विंग को कुछ पता ही नहीं था। विंग ने गुस्से से वांग जी को देखा, उसे अब वांग जी पर गुस्सा आ रहा था। थोड़े गुस्से भरे टोन में विंग ने कहा, वांग जी क्या तुम्हें पता था इस बारे में? अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, वांग जी पड़ गया मुश्किल में। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला है। फिर विंग का पूरा गुस्सा चला गया फिर से निये हुएसांग के ऊपर। विंग ने कहा, ये हुएसांग का बच्चा, इसे तो मैं पूरा कच्चा चबा जाऊंगा। इसने ऐसा कैसे कर लिया? हाँ, कैसे कर लिया? इससे मुझे बताना चाहिए था ना, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या कहूँ।
लेकिन विंग का यह गुस्सा टिका नहीं, क्योंकि जैसे ही निये हुएसांग विंग के पास आया तो विंग निये हुएसांग के चेहरे पर वो खुशी देख पा रहा था, तो वो भी खुश हो गया। उसका भी ये सारा गुस्सा कहीं हवा में उड़ गया था। वांग जी ने बस ये देखा और उसने एक गहरा सा व्रत लिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सब तो चलता रहेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें समय के साथ साथ चलना पड़ता है। विंग का 8 मंथ चल रहा है। लगभग यानली और लैंड चैन के मैरिज का 7 मंथ कंप्लीट हो चुका था और ये भी सबको पता चला था कि यानली भी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बस 1 मंथ प्रेग्नेंट है। अभी कुछ ही दिनों पहले सबको पता चला था, ये गुड न्यूज़ मिला था। हालांकि यानली और लैंड चैन गुस्सू में ही रह रहे हैं अभी तो कोई भी गुस्सू नहीं जा सकता। यानली और लैंड चैन कुछ दिनों में वापस शंघाई आएंगे, क्योंकि विंग का डिलीवरी डेट आ गया है सामने। विंग के बेबी शावर में सब इकट्ठे हुए थे और बहुत बहुत धूमधाम से उसके बेबी शावर को कंप्लीट किया गया था जब विंग 7 मंथ में आया था। उसके बाद फिर से यानली और लैंड चैन चले गए थे गुस्सू, और इस बीच निये हुएसांग और सोंगलैन का भी शादी हो चुका था। विंग जब 5 मंथ प्रेग्नेंट था ना, तभी उन दोनों का शादी हो चुका था। फिलहाल निये हुएसांग और सोंगलैन बेबी प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोंगलैन को अच्छे से पता है कि निये हुएसांग खुद ही एक बेबी है। हालांकि उसका और विंग का उम्र एक ही है, मतलब हाँ, विंग अभी 25 साल का हो रहा है और निये हुएसांग भी, वो दोनों सेम ईयर के हैं, बट उन दोनों के थॉट्स एकदम ज़मीन और आसमान जैसा है। विंग जहाँ पर इस उम्र में ही 2 बेबीज़ को अच्छे से संभाल सकता है, वहीं पर निये हुएसांग एक भी नहीं संभाल पाएगा। तो अभी सोंगलैन थोड़ा सा वक्त लेना चाहता है बेबी के लिए। निये हुएसांग भी उस बात को एग्री करता है कि ठीक है, अभी कुछ और वक्त लेते हैं बेबी के लिए। विंग अपने 9 मंथ में है, तो अभी पूरा वांग जी विंग का ध्यान रख रहा है। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अभी, और फिलहाल ऑफिस में सारा कुछ सोंगलैन और अंकल भी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है कि अभी विंग को सबसे ज़्यादा वांग जी का नीड है। वांग जी उसके पास रहेगा तो विंग ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेगा, और उसे अभी चाहिए होगा वांग जी। सच में विंग को चाहिए वांग जी, क्योंकि वो भी बिल्कुल भी चल नहीं पाता है। उसे अगर कोई जाना भी होता है ना, तो उसे पकड़ने के लिए एक लोग चाहिए होता है, जो वांग जी हमेशा उसके साथ रहता है। उसका पैर एकदम सूज गया था और वो तो है ही, एकदम गोलू मोलू हो गया था, साथ में वो बहुत क्यूट भी हो गया था। विंग का चिक्स एकदम चबी सा हो गया था, जो वांग जी कभी कभी पुल करता था, उसे बड़ा पसंद था। और साथ में विंग को गुस्सा दिलाना। अभी विंग का मूड स्विंग्स उतना ज़्यादा नहीं होता, अभी वो पूरा टाइम ना इरिटेटिंग वे में रहता है, मतलब एकदम वो हर टाइम इरिटेट ही होता रहता है, क्योंकि एक तो बेबी हमेशा इधर उधर हिलता रहता है, किक करता है और बहुत बुरी तरीके से ना मूव करता है, जिससे विंग को बहुत दर्द होता है। लेकिन ये वांग जी समझे तो ना, वांग जी तो खुश होता है जब बेबी हिलता है, जब बेबी किक करता है, तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। उसे थोड़ी पता है कि विंग को कितना दर्द हो रहा है। एक किक से विंग का पूरा शरीर दुखने लगता है, और ये अल्फ़ा विंग बस इरिटेट ही होता रहता है वांग जी के बिहेवियर को देखकर। सिर्फ वांग जी नहीं, पूरा घर एकदम उछल उठता है जब बेबी किक करता है या फिर मूव करता है। तो अभी दोपहर का वक्त है, विंग ने अपना लंच ख़त्म कर लिया है और युआन को भी विंग ने लंच करवा दिया है। युआन अभी विंग के पास बैठकर कुछ पढ़ रहा है। विंग जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, बेड से टेक लगाकर वो बैठा हुआ था। तभी युआन ने सवाल किया, मम्मा क्या आपको हमेशा दर्द देता है बेबी? क्या ये बैड बॉय होने वाला है या फिर बैड गर्ल? विंग ने स्माइल किया और बोला, नो, ये बैड बॉय और बैड गर्ल दोनों ही नहीं होने वाला। जब तुम भी मेरे बेले के अंदर थे ना युआन, तो तुम भी ऐसे मूव करते थे। इसका मतलब होता है कि तुम एकदम सही थे, इसीलिए तुम मूव करते थे, और मम्मा को हमेशा तुम ये रियलाइज़ कराते थे कि तुम एकदम फिट हो, जिससे मम्मा बिल्कुल भी टेंशन ना करे। तो अभी भी तुम्हारा जो ब्रदर या सिस्टर आने वाला है, वो भी मम्मा जिससे टेंशन ना करे, इसलिए वो ऐसे मूव करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एकदम फिट है और ठीक है। यह सुनकर युआन एक समझदार बच्चा बनने की कोशिश करता है, जो कि वो है। उसने समझदारी से अपना सर हाँ में हिला दिया कि वो समझ गया।
फिर युआन विंग के बेली के पास आता है और बेली पर अपना कान लगाते हुए सुनने की कोशिश करता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो खुद से मतलब बेबी से बात करने लगता है अकेले ही। वो कहता है, देखो बेबी, तुम बिल्कुल भी ज़्यादा मत हिलो, हमें पता है कि तुम ठीक हो, मम्मा को भी पता है, तो तुम्हें बार बार हिलकर मम्मा को परेशान नहीं करना है, ठीक है। जब तुम मूव करते हो तो मम्मा को दर्द होता है, तो बी जेंटल और एक अच्छे बच्चे बनो जैसे युआन है। विंग को इतना हंसी आ रहा था युआन के बात पर और इतना प्यार आ रहा था ना युआन पर। विंग ने युआन के सर को सहलाया और धीरे से युआन के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, ओ मेरा बच्चा, तुम बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो। युआन जो शर्मा गया। फिलहाल वांगजी का एक मीटिंग था, तो वो मीटिंग अटेंड कर रहा था अपने स्टडी में बैठकर। तभी ना विंग को थोड़ा सा पेन महसूस हुआ। हालांकि आजकल उसे फॉल्स पेन्स महसूस होने लगे हैं, लेकिन ये पेन उसे बिल्कुल भी फॉल्स नहीं लगा। विंग ने सोचा कि कुछ देर में शायद शांत हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ना, उसका पेन बहुत बढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जो विंग के चेहरे पर दिख रहा था वो धीरे धीरे पसीने से पूरा भीग रहा था। युआन जो विंग के बेली पर सर रख के लेटा हुआ था, विंग ने धीरे से युआन के सर को सहलाया और युआन को बुलाया। विंग की आवाज़ में भी पेन था। विंग ने कहा, युआन। युआन तुरंत अपना सर ऊपर उठाता है और अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा क्या हुआ, अब ठीक तो हो ना। विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और बोला, हाँ मम्मा ठीक है, तुम जाओ, जाके डैडी को बुला कर लाओ, जाओ। यह सुनकर युआन तुरंत बेड से नीचे उतरा और दौड़ के स्टडी की तरफ जाने लगा। उतनी देर में विंग का पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। विंग को रियलाइज़ हो गया था कि ये फॉल्स पेन नहीं है, उसे सच में लेबर पेन आया है और उसका जो वाटर ब्रेक है ना, वो भी हो चुका था। विंग बस इंतज़ार कर रहा था वांगजी के आने का। जैसे ही वांगजी आया ना, विंग ने चिल्ला कर कहा, लंजा, हॉस्पिटल चलना है, बेबी आने वाला है। यह सुनकर वांगजी तो घबरा ही गया। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि क्या करना चाहिए उसे पहले। बट पहले से ही थोड़ा बहुत इंतज़ाम विंग ने कर रखा था, मतलब हॉस्पिटल बैग ये सब कुछ विंग ने पहले से प्रिपेयर कर रखा था। तो वांगजी बस विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। युआन वांगजी के साथ ही था। पूरे रास्ते युआन और वांगजी मिलकर विंग को बहुत ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब युआन भी अपनी मम्मा को समझा रहा था कि डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, कि बेबी आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो बार बार विंग के बेली पर अपना हाथ फिरा रहा था और विंग को ये सारी बातें कह रहा था। और वांगजी तो विंग के सर को अपने एक हाथ से सहलाए जा रहा था। वो क्या कहे क्या ना कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था, बट उसके एक्शन में था कि वो विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड बस विंग हिम्मत मत हारे, विंग कर सकता है ऐसा कुछ। रास्ते में ही वांगजी ने सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर दिया था और डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो हॉस्पिटल जाके ज़्यादा कुछ मतलब परेशानी झेलना नहीं पड़ा था। ऑब्वियसली सब कुछ पहले से ऑर्गेनाइज किया गया था, विंग के लिए सब कुछ पहले से रेडी कर दिया गया था। बट अभी ना, आज विंग का डेट नहीं था, मतलब विंग का डिलीवरी डेट अभी भी 1 हफ्ता बाद में था। बट आज विंग का पेन शुरू हो गया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही विंग को तुरंत लेबर रूम में ले जाया गया था और कुछ देर बाद सारे लोग आ गए थे। मतलब विंग के फैमिली मेम्बर्स, अडॉप्टेड फैमिली मेम्बर्स, जियांग फैमिली, सारे लोग आ गए थे। अंकल नी होइसांग सोंगलैन ये भी आए थे, बट लैन शिचैन और यानली वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो पास में तो नहीं रहते, गुसू में रहते हैं, लेकिन वो निकल चुके हैं। उसके बाद लगभग 2 घंटा लग गया था विंग को बेबी डिलीवर करने में। और ये 2 घंटे वांगजी के लिए क्या था, वांगजी बस बयां नहीं कर सकता। उसने बस खुद से प्रॉमिस किया कि और बच्चे नहीं, 2 काफ़ी है। मतलब अगर युआन के वक्त वांगजी होता ना, तो उनका ये सेकंड बेबी प्लान नहीं होता। बट अब वांगजी को पता चल गया कि विंग को किस लेवल का पेन होता है और ये कितना ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। तो अब उन्हें बेबी नहीं चाहिए, बस 2 ही काफ़ी है उनके लिए। इतना ही वांगजी सोच रहा था उस वक्त जो लेबर रूम है ना, उसका डोर खुल गया और एक नर्स बेबी को बाहर लेकर आया।
नर्स ने बेबी को वांगजी के गोद में ही दिया था। वांगजी ने बहुत ही संभाल के बेबी को अपनी गोद में लिया था। नर्स जो स्माइल कर रही थी, स्माइल करते हुए ही नर्स ने कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, ये एक ओमेगा है और गर्ल है। ये सुनकर तो पूरा खुशी का लहर ही छूट गया था, मतलब इतने खुश हो गए थे सब। और वांगजी तो सबसे ज़्यादा, वो मतलब अपने मन में ही चाह रहा था कि उससे एक बेटी ही हो, उसे एक ओमेगा गर्ल ही हो या फिर ओमेगा बॉय हो तो भी चलेगा, बट उसे ओमेगा ही चाहिए था। जो उसे मिला है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही। और युआन वो तो उछल रहा था, वो बार बार अपने डैड को कह रहा था, डैडी मुझे देखना है, मुझे सिस्टर को देखना है। वांगजी स्माइल करता है और अपने घुटनों पर बैठता है। फिर युआन अच्छे से अपने बेबी सिस्टर को देखता है जिसके चीक्स एकदम रेड थे और वो इतना प्यारा था और उसके आंखें ना बंद थे, शायद वो सो रहा था। तो युआन ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, उसने अपने बेबी सिस्टर को किस कर दिया, जिसके बाद वो खुद ही डर गया। उसने डरते हुए वांगजी की तरफ देखा और कहा, डैडी कहीं सिस्टर को लगा तो नहीं ना। वांगजी हंस पड़ा और उसने कहा, नहीं उसे बिल्कुल नहीं लगा, उसे तो अच्छा लगा क्योंकि तुम उसके बिग ब्रदर हो युआन। युआन खुश हो गया। फिर विंग को एक अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद सब एक एक करके विंग से मिल रहे थे। विंग ने भी अपने बेबी को बाहों में लिया, वो भी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वांगजी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, थैंक यू सो मच विंग, मेरे लिए इतना इतना प्रेशियस गिफ्ट लाने के लिए। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। विंग के चेहरे पर भी स्माइल था, उसका वो थकावट, वो जो दर्द उसने सहा है वो सब कहीं गायब हो गया था अपने बेबी को देखकर। और फिर लैन शिचैन और यानली भी आ गए थे, उन्होंने भी बेबी को देखा और सब खुश थे, मतलब सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बेबी का नाम लैन ई रखा गया था और ये नाम अंकल ने रखा था, जो सबको पसंद आया था। ऑब्वियसली ये बहुत ही क्यूट सा एक नाम है। तो इसी के साथ हमारा FF कैन यू बी माई डैडी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा सब कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट FF जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चेंज ब्राइड को एक्सप्लेन करूँगी, तो वही आएगा। तो बाय बाय।